हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जनवरी 2025 का जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और बिजनेस एथिक्स से जो सवाल पुटअप हुए थे कॉमर्स और मैनेजमेंट पेपर के अंदर, उनको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए फटाफट से सवालों की ओर बढ़ते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको वेब स्टडी क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो। और अगर आपको सब कुछ चाहिए, पीवाई क्या टेस्ट सीरीज, आपको डिटेल में क्लासेस भी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे सवाल है जी, which one of the following structure of the marketing department will be most suitable for the companies that produce many products for many markets? तो देखो जी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे सवाल तो है, बट समस्या यहाँ पे थोड़ी सी गंभीर है। कैसे ये सवाल आपके बाकी नॉर्मल सवाल से अलग है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पूछा जा रहा। इसके अलावा पूछा जा रहा है एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, बहुत सारी मार्केट्स में बेच रही है। देखो, अगर आपके प्रोडक्ट्स होते बहुत सारे बट मार्केट एक ही होती तो आप प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर लेते जिसमें हर प्रोडक्ट का अलग अलग मैनेजर हो जाता। अगर आपकी लेट सपोज मार्केट जो है वो यहाँ पे अलग अलग हो जाती, तो आप मार्केट के लिए अलग अलग मैनेजर को रख लेते। प्रोडक्ट अगर एक ही होता तो मार्केट के लिए अलग अलग मैनेजर को रख लेते, जो जोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी ढेर सारे हैं, प्रोडक्ट 1 2 3, और मार्केट भी ढेर सारे हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो इस केस में हर प्रोडक्ट मार्केट वाले जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके लिए आपको अलग अलग मैनेजर रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक मैनेजर रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक रखना है, यहाँ पे एक रखना। तो अगर आप इसे गौर से देखोगे ना, तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक बेसिकली ये मैट्रिक्स बन गया जनाब यहाँ पर। और इसीलिए इसे नाम दिया गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, कि एक तरीके का एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे बना लिया। ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहेगा कि हर प्रोडक्ट, हर मार्केट आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए। कॉम्बिनेशन बना के हर एक कैटेगरी का एक एक मैनेजर आप अपॉइंट कर लीजिए। प्रोडक्ट 1 का मार्केट 1 का मैनेजर ये है, प्रोडक्ट 2 का मार्केट 1 का मैनेजर ये है, प्रोडक्ट 3 का मार्केट 1 का मैनेजर ये है। हर कॉम्बिनेशन के लिए आप बना लीजिए और एक मैट्रिक्स की तरह आपका जो स्ट्रक्चर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, आप यहाँ पे बना लीजिए। तो यहाँ पे आंसर दिया गया जी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारे पास सवाल है मैचिंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग अपने को यहाँ पे करनी है जी। लिस्ट 1 में अपने पास कुछ पर्सनालिटी के टाइप्स हैं और लिस्ट 2 में जुड़ी हैं उनकी जो ऑक्यूपेशंस है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है जी। और पर्सनालिटी टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी सोशल, कन्वेंशनल, इन्वेस्टिगेटिव और रियलिस्टिक आ जाती हैं जी। और ये पर्सनालिटी वाले लोग कौन सी ऑक्यूपेशन को करेंगे, इससे आपको यहाँ पे मैच करना है। तो बेसिकली हमारे पास ना एक पर्सनालिटी के अंदर थ्योरी आती है जो बात करती है कि कौन सी पर्सनालिटी वाले लोग कौन सी ऑक्यूपेशन की तरफ जाएंगे। जैसे अगर आपकी पर्सनालिटी सोशल वाली है, सोशल यानी कि और लोगों के साथ आप मिलना जुलना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक टीचर वाला ऑक्यूपेशन ले सकते हैं। एक टीचर जो है एक समाज के अंदर एक्टिव रोल प्ले करेगा, बाकी लोगों के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट करेगा, बच्चों के साथ अट्रैक्टिवली इंटरेक्ट करेगा, तो ये सोशल वाली पर्सनालिटी से आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वाले लोग होते हैं जो पूरा कन्वेंशनल तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले होते हैं। तो ये आपके कॉर्पोरेट मैनेजर हो सकते हैं जो फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव, इन्वेस्टिगेटिव लोग आपके मैथमेटिशियन हो सकते हैं जो मैथमेटिक्स की फॉर्मूलाज, इक्वेशंस वगैरह में अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रियलिस्टिक लोग जो रियलिस्टिक तरीके से प्रॉब्लम को सुलझाना जानते हैं, तो ये आपके मैकेनिक हो सकते हैं। आपकी मैकेनिक जो है आपकी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है उसको रियलिस्टिक तरीके से सुलझाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल होते हैं ताकि किस तरीके से प्रॉब्लम को फटाफट से सुलझा दिया जाए। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखी है जी। लिस्ट 1 में आपकी है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग को लेकर कुछ इंटेंशंस, और लिस्ट 2 में दी गई है उनकी डिस्क्रिप्शन। तो इंटेंशन सबसे पहले हमें जो दी गई है वो है जी कंपीटिंग की, कंपीट करना। इसके बाद कोलेबोरेटिंग, अकोमोडेटिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग।
देखो कंपीटिंग की अगर हम बात करें, कंपीटिंग मतलब कि दोनों पार्टीज जो हैं कंपीट कर रही हैं, केवल अपना जो गोल है उसे अकम्प्लिश करना चाह रही हैं, अपना इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, और ये चीज हमें फोर्थ में देखने को मिल रही है, सेटिस्फाइज वंस इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्टी टू द कन्फ्लिक्ट। तो ये हमें ए को तो फोर से ही मैच करना होगा। इसके बाद अगला हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो है कोलेबोरेटिंग का। कोलेबोरेटिंग के अंदर यहाँ पे दोनों पार्टीज आपस में कोलेबोरेट करती हैं, दोनों पार्टीज यहाँ पे एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करती हैं, पूरा करने की कोशिश करती हैं, और ये चीज हमें वन में देखने को मिल रही है, अ सिचुएशन इन विच ईच पार्टी इन अ कॉन्फ्लिक्ट डिजायर्स टू सेटिस्फाई फुल्ली द कंसर्न्स ऑफ ऑल दी पार्टीज। तो ये हमें कोलेबोरेटिंग में देखने को मिल रहा है। इसके बाद है अकोमोडेटिंग, जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी के इंटरेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, राजी है। अ सिचुएशन इन विच ईच पार्टी टू अ कॉन्फ्लिक्ट इज विलिंग टू गिव अप समथिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कि यहां पे अब दूसरे पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए अगर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो उसके लिए भी आपकी जो एक पार्टी है वो रेडी है। अकोमोडेटिंग आपका इससे मैच हो जाएगा। और फिर है जी कॉम्प्रोमाइजिंग, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग में भी कुछ ऐसा ही होगा जी। ये जो है ना अकोमोडेटिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग काफी ज्यादा क्लोज हैं, और इसीलिए हमारे दो ऑप्शंस भी काफी क्लोज हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग हमारा मैच होगा सेकंड से, विलिंगनेस ऑफ वन पार्टी इन अ कॉन्फ्लिक्ट टू प्लेस द नेगोशिएटिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट अबव देयर ओन। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, अपना इंटरेस्ट छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम दूसरे पार्टी के इंटरेस्ट को ऊपर रखने के लिए तैयार हैं। तो ये आपका कॉम्प्रोमाइजिंग सेकंड से मैच होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। तो आपका जो स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में वो झलकेगा, बट इनमें से कौन सा आपके व्यवहार में नहीं झलकेगा, विच इज नॉट अ बिहेवियरल सिम्टम ऑफ द स्ट्रेस, आपके बिहेवियर में नहीं दिखेगा? लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन, लोअर जॉब परफॉर्मेंस, हायर एब्सेंटीज्म, हायर लेबर टर्नओवर। देखो एक एक करके बात करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। लेबर टर्नओवर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर ज्यादा है, यानी कि फटाफट एम्प्लॉय छोड़कर चले जा रहा है, तो इट इज अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस ज्यादा रहता है, और आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। देखो बिहेवियर की खूबी ये होती है कि बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी के आप दिमाग में क्या चल रहा है उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, बट उसके बिहेवियर को आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी छोड़कर चला जा रहा है, ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है, तो दिस इज बेसिकली अ बिहेवियरल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, तो ये तो बिहेवियरल होगा। हायर एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉय बहुत ज्यादा छुट्टी लेता है, तो ये भी हमें बिहेवियर में देखने को मिल रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आता नहीं है, छुट्टी पे ही रहता है, इट इज अ बिहेवियरल सिम्टम। लोअर जॉब परफॉर्मेंस, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितना अच्छे से काम करना चाहिए हमने ऑब्जर्व किया उतना अच्छे से नहीं कर रहा है, तो अगेन इट इज रिफ्लेक्टिंग इन द बिहेवियर, इट इज अ बिहेवियरल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन, देखो जॉब सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा इंटरनल चला गया, इसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, तो इसे बिहेवियरल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, arrange the organizational aspect of employees need hierarchy in the increasing order। तो आपकी एम्प्लॉइज की जो नीड्स होती हैं उनकी हायरार्की होती है, जैसे मैस्लो ने एक हायरार्की हमें दी है ना, तो वैसे ही कुछ हायरार्की आपको यहाँ पे अरेंज करके बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे नीचे वाली नीड्स से शुरू करके सबसे ऊपर वाली नीड्स पे आपको पहुंचना है। तो इन नीड्स को आप लिंक कीजिए जी मैस्लो की हायरार्की के साथ, या जनरल सोचिए कि कौन सी सबसे नीचे आएगी और कौन सी ऊपर ऊपर आपकी आएंगी। तो सबसे पहले तो हमारी वर्क प्लेस की कंडीशंस आएंगी कि वर्क प्लेस की कंडीशंस थोड़ी आपकी ठीक होनी चाहिए, और उसके बाद आएगा कि आपका जो काम है वो यहाँ पे थोड़ा सेफ होना चाहिए। इसके बाद आपकी सोशल नीड्स आएंगी, सोशल नीड्स यानी कि आपके को वर्कर्स आ गए, को वर्कर्स आपके यहाँ पे आ गए, कोहेसिव एंड सपोर्टिव वर्कर्स हो जाएंगे। इसके बाद आप ऊपर जाएंगे एस्टीम नीड्स की तरफ, यानी कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे, आपके पास कुछ अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी एक रेपुटेशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाकी लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, तो ये आपका डी से मैच करेगा। एंड इसके बाद प्यारे दोस्तों आएगा जॉब चैलेंज, कि आप अपनी जॉब को एक चैलेंज लेकर उसमें दी बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से आप इसे रिलेट कर सकते हो, और इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। तो मैस्लो थ्योरी को इनडायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश हमने की है। चलिए अगला सवाल है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग एज अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक इज द हाईएस्ट।
तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टेक्निक है ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर हम बिल्कुल आइडियाज लेकर आते हैं, क्रिएटिव फ्री फ्लोइंग आइडियाज लेकर आते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रुप में जो लोग हैं वो अपने अपने आइडियाज देते हैं कि ऐसे इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सोशल प्रेशर, देखो अगर सोशल प्रेशर होगा तो अपने आइडियाज को रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आप फ्रीली अपने आइडियाज नहीं दे पाएंगे। टास्क ओरिएंटेशन, अगर आपका मकसद है कि किसी टास्क को पूरा करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप जनाब इसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। पोटेंशियल फॉर इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, जहां पे आपको लगेगा मैं कुछ चीज बोलूंगा तो उससे सामने वाला यहाँ पे झगड़ा कर सकता है, तो फिर आप फ्रीली अपने आइडियाज नहीं दे पाओगे। मनी कॉस्ट जहां पे आपको देखनी है, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने आइडियाज को रिस्ट्रिक्ट कर लोगे कि वो आइडिया दिया जाए जिसमें मनी कॉस्ट को भी कंसीडर करा हुआ हो, यानी कि सस्ते वाले आइडियाज पे ज्यादा फोकस करोगे, फ्रीली अपने आइडियाज नहीं दे पाओगे। तो फ्रीली अपने आइडियाज आप तभी दे पाओगे जब आपका फोकस केवल और केवल आपके टास्क के ऊपर है कि मुझे ये टास्क पूरा करना है, मुझे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, अरेंज द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ अ मैनेजर इन द इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है बेसिकली आपका, ये बेस्ड है लीडरशिप कॉन्टिनम के कंसेप्ट पे, जो हमें श्मिट एंड टेननबाम ने दिया है। और ये वाला जो फंडा है ना, अगर आपको ये कॉन्टिनम के सारे पॉइंट्स याद हैं, पता हैं, तो आप इसे आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो इसमें बताया जाता है कि कैसे मैनेजर का जो कंट्रोल है वो कम या ज्यादा होता है। तो सबसे कम कंट्रोल, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से अलग अलग लेवल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल के हिसाब से बताना है, यानी कि मैनेजर का कंट्रोल जहां सबसे कम है आपको उसे वो सबसे पहले रखना है, और जहां बढ़ता जा रहा है आपको उसे बाद में रखना है। तो आप इन सभी को एक बार रीड आउट कीजिए और सोचिए सबसे कम कंट्रोल कहां पे है। देखो सबसे कम कंट्रोल आपका है पॉइंट नंबर डी में, जहां पे मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को फंक्शन करने दे रहा है खुला विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय हिम, तो ये सबसे पहले होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा जी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा कि मैनेजर जो है वो लिमिट्स डिफाइन कर देता है और ग्रुप डिसीजंस लेता है, यानी कि मैनेजर पूरे ग्रुप के साथ मिलकर डिसीजन ले रहा है। उसका कंट्रोल अभी भी पूरा नहीं है, कम ही है, थोड़ा सा बढ़ गया। सबऑर्डिनेट्स को खुला डिसीजन नहीं लेने दिया, उसने खुद ग्रुप के साथ डिसीजन लिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपके पास यहाँ पे ई, मैनेजर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स, इनवाइट सजेशंस एंड मेक्स डिसीजन। तो मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहा है बट कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया, उनको प्रॉब्लम दे रहा है, उनसे सजेशन ले रहा है, बट डिसीजन तो खुद ही ले रहा है। इसके बाद कंट्रोल और ज्यादा बढ़ा दीजिए, कंट्रोल और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी आप क्या किसको फॉलो करने वाले हैं जी, इसके बाद मैनेजर जो है खुद टेंटेटिव डिसीजन ले लेता है, बट कहते हैं कि अगर सबऑर्डिनेट्स को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, उसके हिसाब से वो चेंज कर देगा। कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया, मैनेजर ने डिसीजन ले लिया, अब चेंज नहीं करेगा, वो सबऑर्डिनेट्स को अपना डिसीजन बेच रहा है, यानी कि उन्हें कन्विंस कर रहा है मेरा डिसीजन क्यों सबसे बढ़िया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रोल है मैनेजर का। तो ये सीक्वेंस आपको जो है ये इस कॉन्टिनम में बता रखी है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसे आंसर किया, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बना वो बना जी ऑप्शन नंबर 3 का। ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर बनेगी। चलिए अगला सवाल है, टू व्हाट डिग्री विल देयर बी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डायरेक्ट एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। तो किस हद तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के लिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, या फिर बाउंड्री स्पैनिंग। देखो जी, जितना ज्यादा आप रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलेंगे उतना ज्यादा आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशंस के सहारे चलती है, और अगर आप इनके सहारे नहीं चलते तो आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। तो फॉर्मलाइजेशन बेसिकली बताएगा किस हद तक रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को डायरेक्ट करने के लिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन तो पावर सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सब चीजें हो गई। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द स्टेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अलग अलग स्टेजेस आप फॉलो करते हो, तो उनको करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये पहचानना है। देखो सीधा झगड़ा नहीं होगा, पहले तो कोई पोटेंशियल ऑपोजिशन या इनकम्पेटिबिलिटी होगी, मतलब पोटेंशियल होगा कि झगड़ा हो सकता है, डायरेक्टली होगा या नहीं होगा ये बाद में डिपेंड करता है। फिर वो पोटेंशियल ऑपोजिशन जो आपके साथ है या फिर किसी पर्सन जो आपके साथ इनकम्पेटिबल है,
उसको लेकर आपका जो दिमाग कॉग्निशन है और कितना आप उसे पर्सनलाइज कर लेते हैं, कितना उस झगड़े में पड़ना चाहते हैं, फिर वो चीज आएगी। और यहाँ पे मैटर करती हैं आपकी इंटेंशंस क्या हैं, कि आप आगे झगड़े को बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते। फिर ये आपके बिहेवियर में झलकती हैं कि आप उससे झगड़ रहे हैं या नहीं झगड़ रहे। और फिर फाइनल आउटकम आता है कि झगड़ा सॉल्व हो गया या फिर नहीं हुआ। तो ये स्टेजेस आपकी फॉलो होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऑलरेडी आपने कई जगह पे पढ़ लिया होगा, कोर्स में भी पढ़ लिया होगा। तो BDECE यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का जो आंसर है ना जनाब, वो यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी हैं जी। लिस्ट 1 में कुछ कंसेप्ट है और लिस्ट 2 में उनके एक्सप्लेनेशन है। तो आइए देखते हैं कि कैसी मैचिंग यहाँ पे रहने वाली है। और सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है जी सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी कि आप जो परसीव कर रहे हैं वो सेलेक्टिवली कर रहे हैं। अगर आप किसी सिचुएशन के अंदर हैं या फिर आप किसी चीज के प्रति अपना ओपिनियन बना रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं, तो आप सिलेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, उसे पूरा तरीके से समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आप इसे मैच कर सकते हैं नंबर 4 से, जो कह रहे हैं कि आप इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी चीज को बेस्ड ऑन वंस इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड। यानी कि आप सेलेक्टिवली अपने इंटरेस्ट, एटीट्यूड के हिसाब से किसी चीज को यहाँ पे परसीव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पे जाते हैं, उस दुकान पे लेडीज के कपड़े भी हैं और जेंट्स के कपड़े भी हैं, और अगर आप एक जेंट्स हैं तो शायद आपका इंटरेस्ट जो है जेंट्स वाले कपड़ों की तरफ ज्यादा जाए। तो इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है वो आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर देता है। इसके बाद हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट और होन्स इफेक्ट दोनों हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये दोनों एक जैसे ही हैं। हेलो इफेक्ट कहता है कि अगर आप किसी पर्सन का एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक देख के उसके प्रति एक पॉजिटिव ओपिनियन बना लेते हो तो दैट इज हेलो इफेक्ट। आपने किसी पर्सन को देखा, बहुत अच्छे से उसने ड्रेसअप किया हुआ है, तो आपको लगता है ये पर्सन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता होगा। हो सकता है वो पर्सन सिर्फ ड्रेसिंग में ही अच्छा हो और बाकी सब कामों में बेकार हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एक परसेप्चुअल एरर है। तो आप इसे मैच कर सकते हैं नंबर 3 से, विच टॉक्स अबाउट पॉजिटिव जनरल इंप्रेशन बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। हॉर्न्स इफेक्ट इसका बिल्कुल उल्टा है। तो आपने एक पर्सन को देखा जो कपड़े सही से नहीं पहन कर आया हुआ, उसका शर्ट पैंट से बाहर निकला हुआ है, बिल्कुल उल्टे सीधे कपड़े डाले हुए हैं, उसके बेसिस पे आपने उसका एक पूरा नेगेटिव इंप्रेशन बना लिया। हो सकता है वैसे वो पर्सन बहुत होशियार हो, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हो। तो इसे हॉर्न्स इफेक्ट बोला जाता है, द टेंडेंसी टू ड्रॉ अ नेगेटिव जनरल इंप्रेशन बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद है स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइपिंग बेसिकली एक ग्रुप से जुड़ा होता है कि अगर आपको कोई पर्सन दिखता है और अगर वो किसी ग्रुप का पार्ट है तो आप उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उस पर्सन की परसेप्शन बना लेते हैं। तो जैसे लेट सपोज आपको कोई पर्सन दिख रहा है जो किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है या रिलीजन को बिलोंग करता है, तो आपके उस रिलीजन के प्रति जो भी धारणा है उसके बेसिस पे आप उस पर्सन की परसेप्शन बना लेंगे। तो ये आपका सेकंड से मैच हो जाएगा। तो करेक्ट मैचिंग हमारी जो बनेगी ऑप्शन नंबर 3 वाली बन जाएगी। ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज corresponds to the statement a type of conditioning in which desired voluntary behavior leads to a reward or prevents a punishment। तो आपसे पूछा जा रहा है भैया कौन सी थ्योरी जो है वो इस स्टेटमेंट को सही तरीके से डिस्क्राइब करती है। स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है जी? स्टेटमेंट हमारे पास है ऐसी कंडीशनिंग जिसमें आप किसी पर्सन से कोई बिहेवियर करवा सकते हैं, उसका बिहेवियर डिपेंड करेगा रिवॉर्ड पे या फिर पनिशमेंट पे। तो 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं जी, और ये ऑप्शंस है सोशल लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बिहेवियरिज्म थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी बेसिकली हमारे जो समाज से हम सीखते हैं उससे जुड़ी हुई है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी स्टिमुलस रिस्पांस की बात करती है। बिहेवियरिज्म थ्योरी बात करती है कि किस तरीके से हम बाकियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बाकियों के बिहेवियर को देखते हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहती है कि आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है उससे बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है। तो जिस बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिलेगा वो बिहेवियर आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा, जिस बिहेवियर के पीछे पनिशमेंट होगी वो बिहेवियर जो है अवॉइड किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सरफेस लेवल डाइवर्सिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या है कि कई बार एग्जामिनेशन में सवाल आएगा जिसका आपको हो सकता है एग्जैक्ट आंसर ना मालूम हो, बट आपको चीजों की समझ तो है, आपको डाइवर्सिटी की समझ तो है। डाइवर्सिटी मतलब कि हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न तरीके के अलग अलग तरीके के लोग हैं, दिस इज अवर डाइवर्सिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। और कुछ डाइवर्सिटी ऐसी है जो सरफेस लेवल यानी कि ऊपर ऊपर से ही पता लग जाती है। आप किसी जगह जाते हैं
तो उस जगह पे किस तरीके के लोग हैं आपको एक बार नजर डालने से पता लग जाता है, ऊपर ऊपर से पता लग जाता है, उनसे बिना बातचीत किए उनको केवल देखते हुए आपको ये चीजें पता लग जाती है। तो कौन सी चीजें हैं जो बिना बातचीत किए ऊपर ऊपर से ही पता चल जाएंगी? कि आपको एज मालूम हो जाएगी कि पर्सन बुजुर्ग है या जवान है, ये तो पता लगा ही लोगे ना कि ज्यादा एज वाला है या कम एज वाला है, ये तो पता लगा सकते हो। क्या उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता लगा सकते हो? अब ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसे साइड पे रखते हैं। क्या उसका नंबर एप्टीट्यूड पता लगा सकते हो कि उसमें आईक्यू कितना होगा, एप्टीट्यूड कितना होगा? ये भी बिना कोई उससे सवाल जवाब किए बताना मुश्किल है, इसे भी साइड पे रखते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी, क्या उसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है? ये तो देख के ही पता चल जाएगा। अगर कोई पर्सन लंगड़ा के चल रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि दिक्कत है, डिसेबिलिटी है, तो ये तो ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा। लेंथ ऑफ द टेन्योर, कि पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है या अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। जो पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट शायद आपको दिखने में लग रहा हो, तो आपको लगेगा काफी समय से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा। बट जो पर्सन आपको नर्वस कंफ्यूज सा देखने को मिले, वो हो सकता है अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन में आया हो। सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इनडायरेक्टली। तो भैया यहाँ पे ए, डी और ई जो है ना, हम तीन चूज कर सकते हैं, और ये ऑप्शन नंबर 3 में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर बेस्ड ऑन सिचुएशन इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन? तो प्यारे दोस्तों, आपका जो परसेप्शन का प्रोसेस रहता है कि आप किसी भी चीज को परसीव कर रहे हैं, उसके प्रति अपना कोई ओपिनियन, धारणा आप बना रहे हैं, तो उसको क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट करेंगे? ये मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये आप हैं, ये वो चीज है जिसको आप परसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, उस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, और जिस सिचुएशन में, जिस कंटेक्स्ट में आप उस चीज के प्रति धारणा बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट करेंगे इस पूरे प्रोसेस ऑफ परसेप्शन को। तो यहाँ पे सिचुएशन की बात हो रही है कि कौन से आपके सिचुएशन से जुड़े होंगे। सिमिलैरिटी, टाइम, वर्क सेटिंग, एक्सपीरियंस, या फिर सोशल सेटिंग। अब देखो, सिचुएशन आप किससे लिंक कर सकते हो? वर्क सेटिंग, कि कैसा वर्क का सेटिंग है आपका, किस तरीके के माहौल के अंदर आप परसेप्शन कर रहे हो। क्या आप एक ऑफिस स्पेस के अंदर बैठे हुए हो, क्या एक कैंटीन के अंदर बैठे हुए हो, किस तरीके के सेटिंग में परसेप्शन बना रहे हो? तो ये चीज कहीं ना कहीं सिचुएशनल हो सकती है। ऐसे ही सोशल सेटिंग, कि आप किस तरीके के सोशल सर्कल में बैठे हुए हो, किस तरीके के ग्रुप में बैठे हुए हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिचुएशनल फैक्टर हमारे पास हो जाएगा। एक्सपीरियंस तो आपका देखो इंटरनल होगा, एक्सपीरियंस आपका इंटरनल होगा। सिमिलैरिटी, कि आपको वो चीज बाकियों के प्रति सिमिलर लगती है या नहीं लगती, ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरनल की तरफ जाएगा। इसके बाद है टाइम, कि किस टाइम पे आप परसेप्शन कर रहे हैं, सुबह के टाइम पे कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, रात के समय कर रहे हैं। कोई पर्सन अगर आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करता हुआ दिखे, आपको रनिंग करता हुआ दिखे, तो परसेप्शन और हो जाएगी। और वही पर्सन आपको रात के 1 बजे सड़क पर दौड़ता हुआ दिखे, तो आपकी परसेप्शन शायद बिल्कुल बदल सकती है। तो ये टाइम जो है, दैट इज ऑल्सो सिचुएशनल फैक्टर। तो टाइम, वर्क सेटिंग, सोशल सेटिंग, ये कहीं ना कहीं हमारे इस सिचुएशनल फैक्टर्स में आ सकते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। आपने एथिकल तरीके से डिसीजन लेना है, तो क्या स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करेंगे? अब देखो, ये जो स्टेप्स है ना, हर एक ऑथर अलग अलग तरीके से लिख सकता है। अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक ऑथर की किताब में रट्टा लगाएं कि क्या स्टेप्स उसने दिए हुए हैं, कि एग्जामिनेशन में पता नहीं कौन सा पूछ ले। बट आप दिमाग जरूर लगा सकते हो, आप एक ऑर्डर में बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हो। जैसे अगर मैं इन सारे स्टेप्स को एक बार नजर डालता हूं, तो मुझे ये महसूस होता है कि जो मेक और इंप्लीमेंट डिसीजन वाला जो स्टेप होगा ना, वो सबसे लास्ट में आएगा। डिसीजन तो सबसे लास्ट में ही लिया जाएगा, है ना, पहले बाकी सारे काम होंगे और लास्ट में ही डिसीजन आएगा। तो अगर मैं देखूं, ए लास्ट में कहां पे आ रहा है? ए लास्ट में सेकंड में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, थर्ड में एक पहले पे आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा प्रेफरेंस हम दे सकते हैं। तो ये सेकंड और थर्ड मेरे को लग रहा है आंसर हो सकते हैं। और अगर मैं इन पर नजर डालूं तो सी, ई, बी, ये तो दोनों में ही सबसे पहले आ रहे हैं। सी मतलब गेट ऑल दी फैक्ट्स, ई मतलब आइडेंटिफाई द इशू, और बी मतलब आइडेंटिफाई ऑल दी स्टेक होल्डर्स। तो पहले बिल्कुल यही सारे काम होने चाहिए कि आप फैक्ट्स इकट्ठे करो, इशू को पहचानो, कौन से लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पहचानो, और फिर कोई ना कोई एथिकल फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई करो। मे बी आप यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क अप्लाई करो, मे बी कोई और फ्रेमवर्क आप अप्लाई करो, और उससे अपना जो डिसीजन है वो लो और उसे इंप्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है ना जनाब, ऑप्शन नंबर 2 वाली बन रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा।
चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग हेल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स दैट डिस्टिंग्विशेस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर्स। तो ये ना एक सीधी सीधी डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है कि एक सिस्टम है शेयर्ड मीनिंग का, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जिसे होल्ड कर रहे हैं और ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को बाकियों से अलग बना देता है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। बाकी सारे टर्म्स को आप इस डेफिनेशन से रिलेट नहीं कर पाओगे, कल्चर जो है वो यहाँ पे आपका डिपिक्ट किया जा रहा है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सबसे पहले डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब कि टॉप से लोअर लेवल की तरफ ये कम्युनिकेशन जो है वो होने वाला है। तो अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो टॉप मैनेजमेंट इशू करेगी, लोअर लेवल तक जाएगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन, लोअर से टॉप पे जाएगा। जैसे कोई ग्रीवियंस है तो ग्रीवियंस लोअर वाले टॉप की तरफ रेज करेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल, तो सेम लेवल के लोगों का अगर कोई जॉइंट फोरम बना हुआ है तो आप उसे इसमें रिलेट कर सकते हो। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब बाहर वालों के साथ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं तो एनुअल रिपोर्ट बाहर वालों के लिए होती है, जिससे पूरे साल का लेखा जोखा बाहर वाले लोगों को पता लग जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलो, यहां पे सवाल है जी, व्हाट अकर्स थ्रू द इंटरप्ले ऑफ ड्राइव, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड री। तो ये जो टर्म्स है ना, इसको रिलेट करने की कोशिश करो। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये वाली चीज आपको कहां पे देखने को मिलती है? ये आपको कंडीशनिंग थ्योरीज में देखने को मिलती है जो लर्निंग से जुड़ी हुई है। आपका री, ये भी कहीं ना कहीं लर्निंग से जुड़ा हुआ है। अगर आपको किसी चीज के लिए री मिलेगी, आप उस चीज को ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्क्राइब किसको किया जा रहा है? यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है आपके लर्निंग को। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न इज नोन एज द फादर ऑफ। तो एलेक्स एफ ऑसबॉर्न जो है वो किसके फादर है, किससे जुड़े हुए हैं? बाउंडेड रेशनैलिटी, इन्वेंशन, ह्यूरिस्टिक्स या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो प्यारे दोस्तों, डिसीजन मेकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, और ये जुड़ा हुआ है जी एलेक्स एफ ऑसबॉर्न के साथ। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास, अरेंज द 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या रहती है जी? तो सबसे पहले ग्रुप फॉर्म होगा, फिर होगी स्टॉर्मिंग, फिर होगी यहाँ पे नॉर्मिंग, नॉर्म्स तैयार हो जाएंगे, और फिर परफॉर्मिंग होगी, ग्रुप अपना काम करेगा और ग्रुप फाइनली एडजर्न हो जाएगा। और ये सीक्वेंस हमें जनाब देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये वाले जो स्टेजेस हैं हमें ब्रूस टकमैन ने दिए हैं, तो ये भी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, अरेंज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज आता है उसके अंदर क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। चलिए, तो अगेन ये देखने की कोशिश करो कि लास्ट में क्या चीज आ सकती है। अब मेरे हिसाब से जो इम्प्लीमेंटेशन है कि आप चेंज को लागू कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। और बी लास्ट में मेरे को देखने को मिल रहा है सेकंड और थर्ड वाले पॉइंट्स के अंदर। वन में तो सबसे पहले आ रहा है, बिल्कुल गलत है। फोर्थ में भी शुरू में आ रहा है, ये तो गलत ही है। तो सेकंड और थर्ड में से ही मोस्ट प्रोबेबली हमें चूज करना पड़ेगा, और दोनों में पहला तो ए दिया हुआ है, डायग्नोसिस। तो पहले आप डायग्नोसिस करो, ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करो कि क्या दिक्कतें वगैरह हैं, और फिर आप क्या करोगे? फिर आप या तो डेलिब्रेशन करो या इंफॉर्मेशन कलेक्शन करो, पर पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए आपको, और फिर उसे डेलिब्रेट करना चाहिए। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, आप जो बदलाव लेकर आना चाहते हो, जो चेंज की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, फिर उस पे आप क्या करोगे? विचार करोगे, आप डिस्कशन करोगे, डेलिब्रेशन करोगे। तो डेलिब्रेशन बाद में आना चाहिए। डेलिब्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे अपना एक एक्शन प्रपोजल तैयार करोगे कि क्या चेंज आपको लाना है, किस तरीके से लेकर आना है, और फाइनली उस चेंज को आप लागू करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। और ये सीक्वेंस हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा।
सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।